क्लास 10th के एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हुए और क्लास 11th में एक तरह से सभी को एंट्री मिल चुकी है। उनका रिज़ल्ट आएगा, लेकिन फिर भी वो क्लास 11th में एक तरह से आ चुके हैं। और एक अजीब सा एक असमंजस, एक अजीब सी कशमकश की ज़िंदगी है इस कोरोना वायरस की वजह से। और लॉकडाउन 2.0 चल रहा है और अब क्लास 11th में आप लोगों के भी स्कूल्स में आप लोगों के एडमिशन्स 11th में हो गए हैं और आप लोगों को स्कूल से मटेरियल भेजा जा रहा है और पढ़ाई तो बच्चों करनी पड़ेगी, जैसे भी होगा ऑनलाइन होगा। आपके स्कूल में सारा काम चल रहा है। तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं केमिस्ट्री गुरु विष्णु और पिछले लगभग 1 साल से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ और ये क्लास 11th का ये इस सेशन का ये पहला वीडियो है मेरा। और ये मैं स्पेशली लाया हूँ उन बच्चों के लिए जो अभी बेचारे स्कूल में गए नहीं हैं और उनको क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है उसको करना है। तो मैं आपको पहले बुक्स आपकी दिखा देता हूँ, क्योंकि अब इंडिया में पूरी NCERT चल रही है। तो मैं एक एक करके आपको बुक दिखाता हूँ। चूँकि ये फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ इसलिए उल्टा लिख के आएगा, मगर कोई बात नहीं। ये देखिए, ये आपकी पहली बुक है और एक ये बुक आपकी होगी, ये NCERT की है। NCERT की बुक अभी इंडिया में हर बोर्ड की चल रही है। आप किसी भी बोर्ड को बिलोंग करते हो, CBSE बोर्ड हो, ISC बोर्ड हो, इवन UP बोर्ड और रीजनल बोर्ड भी इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो एक बुक आपकी ये हो गई, एक बुक आपकी ये हो गई सेकंड बुक। ये थोड़ी सी मेरी फट गई है बुक, तो वो उसको किसी तरीके से मैंने ट्रीटमेंट किया, तो इस तरीके की आपकी ये सेकंड बुक है। और 2 बुक तो आपको ये ले लेनी है और तीसरी बुक जो है आपको ये ले लेनी है, ये एग्जाम्पलर। ये एग्जाम्पलर है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी CBSE ISC दोनों में ही आते हैं और कुछ और टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं और इसके अलावा IIT और नीट के लिए ज़रूरी है। ये एक बुक आती है। तो ये 3 बुक्स जो है उनको लेके आपको काम शुरू करना है। तो आज जो मैं पहला चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है और मैं पूरा फुल चैप्टर डाल रहा हूँ। आप इसको आराम से पढ़ते जाइए। कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो तो पूछिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आपका पहला चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। रेडी। कोरोना प्रणाम बच्चों। और ये जो पहला हमारा चैप्टर है, मैं तो चाहता हूँ कि मैं इसको आपको बुक लेके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और बुक में जो हमारे टॉपिक हैं, ये NCERT बुक है हमारी। शुरू में आपको एक जो चीज़ मुझे बतानी है, मैं पहले यहाँ पर टॉपिक सेलेक्ट कर लेता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स लेने हैं। जैसे कि सबसे पहले जो हमको लेना है कि केमिस्ट्री क्या है उसके बारे में, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में है, और उसके बाद नेचर ऑफ मैटर और स्टेट ऑफ मैटर। तो ये पहले जो इसमें जो बातें दी गई हैं वो क्या क्या दी गई हैं उसको हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्या है उसको समझते हैं। तो इट इज स्टडी ऑफ नेचर ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल। नेचर का स्टडी हमको करना है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। इट इज branch of science deals with atoms and molecules। बहुत सारी डेफिनेशंस बन सकती हैं, लेकिन केमिस्ट्री का सीधा सीधा मतलब है कि अगर फिज़िक्स का मतलब है स्टडी ऑफ नेचर,
ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो केमिस्ट्री है स्टडी ऑफ नेचर ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोपिक लेवल। ये दो बातें, एक मैक्रोस्कोपिक है, मैक्रोस्कोपिक लेवल है, और एक है माइक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब बड़े लेवल पे। जैसे मान लीजिए बड़े लेवल पे हम रात में निकलते हैं और ऊपर स्काई देखते हैं तो हमको स्टार्स नज़र आते हैं, कुछ हमको उसमें गैलेक्सीज नज़र आती हैं, हमको उसमें मून नज़र आता है, कुछ हमको प्लैनेट्स नज़र आते हैं, और अगर हम दिन में देखते हैं तो हमको सन नज़र आता है। दीज आर सेलेस्टियल बॉडीज़। ये बड़े लेवल पर हैं। हम किसी बड़ी रिवर को देखते हैं, हम लेक को देखते हैं, हम बड़े ट्रीज़ को, बड़ी चीज़ों को हम देखते हैं, तो वो हमारा फिनोमेना मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो वो हमारा कहीं ना कहीं फिजिक्स में आ जाता है। बट अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात आती है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम जाते हैं तो वो होती है हमारी केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री इज सिंपली स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है डेवलपमेंट। तो जो इसका डेवलपमेंट है, अभी एनसीईआरटी में पिछले साल या उसके पिछले साल उसमें करेक्शन किया गया, और उसमें जो इंडिया में जो डेवलपमेंट केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हुए उसके बारे में लिखा गया। वैसे केमिस्ट्री की जो एक तरह से शुरुआत जो हुई थी, वो एक तरह से वो स्टार्टिंग उसकी 18th सेंचुरी में हुई थी। कब हुई थी? 18th सेंचुरी में। जब 18th सेंचुरी में आप जाओगे तो आपको उससे रिलेटेड शुरुआती आपको चीज़ें मिलेंगी। वैसे 1600 समथिंग में, 1600 जो 17th सेंचुरी है उसमें जो लास्ट वाला हाफ होता है, यानी मुझे लगता है कि 1670 और उसके थोड़ा सा ऊपर, तो उस समय बॉयल्स लॉ वगैरह आए थे। तो वहाँ से भी हम थोड़े हद तक हम एक शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो बॉयल्स लॉ है वो एक तरह से फिज़िक्स के अंदर ज़्यादा वो आता था। तो जो 18th सेंचुरी है वहाँ से एक तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ। और कायदे से अगर देखा जाए तो ये आपका 1916 में जो लुइस ऑक्टेट रूल था, इन माय ओपिनियन जो केमिस्ट्री की एक तरह से शुरुआत हुई, प्रॉपर शुरुआत हुई, वो लुइस के हिसाब से हुई। लुइस ने करी और वो करी 1916 में। यानी बड़ा युवा, बड़ा यंग टाइप का सब्जेक्ट है। आप लोगों की तरह, जैसे आप लोग क्लास 11th में हो तो आप लोग यंग हो, एनर्जेटिक हो, वैसे ये सब्जेक्ट है, यंग है, एनर्जेटिक है, और बहुत सारी इसके अंदर संभावनाएं, बहुत सारी इसके अंदर जो है एक्सपेक्टेशंस है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर की जा सकती हैं अभी और की जा रही हैं। तो ये डेवलपमेंट के बारे में, इंडियन डेवलपमेंट के बारे में उसके अंदर ज़्यादा बताया गया है। उसमें केमिस्ट्री जैसा कुछ खास नहीं होता है, लेकिन हम पढ़ सकते हैं अपने इंडिया में भी साइंस को लेकर क्या क्या चीज़ें थी पहले, और एक इंटरेस्टिंग ज़रूर वो लगता है। हाँ, आपके कंपटीशन लेवल या एकेडमिक लेवल पे उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका आने के चांसेस नहीं है। उसके बाद नेचर ऑफ मैटर है और स्टेट्स ऑफ मैटर है, इस पे हम लोग आते हैं। देखिए चैप्टर बड़ा है और ध्यान से समझते चलिए, और पहला चैप्टर है। अगर पहला चैप्टर हो तो जाहिर है कि बड़ा अहम चैप्टर होता है। अगर आप आईएससी बोर्ड में हैं तो आप लोगों ने 10th क्लास में काफ़ी कुछ चीज़ें इस चैप्टर की मोल कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ लिया है, लेकिन सीबीएसई में तो कुछ खास रहता नहीं है। तो जरा मैं नेचर ऑफ मैटर और स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बताने के पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे इर्द गिर्द दुनिया में जो कुछ भी है उसको हम यूनिवर्स कहते हैं। और यूनिवर्स के दो पार्ट होते हैं। एक जो पार्ट होता है वो आपका मैटर होता है, और जो दूसरा पार्ट होता है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। शॉर्ट में हमने EMR लिख लिया, या हम इसको वेव बोल सकते हैं। एक मैटर हो गया और एक वेव हो गया। मैटर जो होता है उसके साथ दो चीज़ें जुड़ी हैं, मास और वॉल्यूम। ठीक है, मैटर के साथ मास और वॉल्यूम, जबकि इसके साथ मास और वॉल्यूम का कोई रिलेशन नहीं है।
इसमें आपके वही सब आते हैं, कॉस्मिक रेज है, गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, इंफ्रारेड है, रेडियो वेव है, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, माइक्रोवेव भी एक होता है। तो ये सब चीज़ें आपकी रेडिएशन में आती है। तो हमारी जो पूरी ये यूनिवर्स है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक मैटर जिसके अंदर मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वो मैटर होते हैं। एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइंग स्पेस आर कॉल्ड मैटर। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसमें ना तो मास होता है और ना ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये हमारा एक नेचर हो गया मैटर का। हाँ, मैटर के बारे में एक चीज़ ये है कि हम लोग E=mc² एक फार्मूला ज़रूर यूज़ करते हैं। E होता है एनर्जी, M होता है मास और C होता है स्पीड ऑफ लाइट। अब हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो स्टेट्स ऑफ मैटर में आप जानते हो कि ऐसा कुछ खास नहीं है, बहुत छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की। मैटर की हमारी 3 स्टेट्स होती हैं। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। सॉलिड में क्या होता है भैया, सॉलिड कुछ ऐसे होता है कि पार्टिकल जो है बहुत सटे सटे होते हैं, लाइक दिस। ये हमारा सॉलिड हो गया। सॉलिड जाने जाते हैं अपनी क्लोज पैकिंग की वजह से। पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है। ये आपका ये हो गया सॉलिड। अगर इतने टुकड़े में हम लिक्विड बनाएं तो लिक्विड कुछ इस तरीके से होंगे, पार्टिकल्स कंपैरेटिवली दूर हो जाएंगे। ये हमारा लिक्विड हुआ। और अगर हम गैस की बात इतने में करेंगे तो ये गैस हो गया। ये हमारा सॉलिड हो गया, ये हमारा लिक्विड हो गया, ये हमारा गैस हो गया। चैप्टर नंबर 5 सॉलिड लिक्विड गैस पे है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्टरी तौर पे सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये हमारा जो शुरुआत के मैंने आपको 4 पॉइंट लिए थे वो आपके सामने हैं। इसमें कुछ ऐसी खास बात नहीं है। आपको पता है कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस हम बना सकते हैं। सॉलिड जैसे है उसको हम हीट करेंगे तो हमें लिक्विड मिलेगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो हमें गैस मिलेगी, गैस को हम कूल करेंगे, ठंडा करेंगे तो लिक्विड मिलेगा, और लिक्विड को अगर कूल करेंगे तो हमें सॉलिड मिलेगा। ये सब चीज़ें हम बहुत छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब हमारा इसमें अगली जो चीज़ दी गई है वो हमको एक क्लासिफिकेशन मैटर का दिया हुआ है। तो मैं आपको क्लासिफिकेशन समझाता हूँ कि मैटर को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। जो मैटर हमारा होता है उसमें 2 बातें हम मत भूलिए, स्पेस और मास। अब अगर हम मैटर को लेके चलें तो भैया एक तो मैटर में हो गया प्योर सब्सटेंस और एक हमारा हो गया मिक्सचर। अब ये दुनिया क्या है, दुनिया में पाए जाने वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर मिक्सचर्स होती हैं। वी ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो मिक्सचर, वी आर सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ सो मैनी मॉलिक्यूल्स। हमारे अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और हम उसका एक गुच्छा है और कुछ नहीं। तो हम प्योर सब्सटेंसेस हो गए और मिक्सचर हो गया। प्योर सब्सटेंसेस का मतलब होता है जिसके अंदर एक ही तरह की चीज़ें हों, कोई और डिफरेंट चीज़ें ना हो। प्योर सब्सटेंसेस में हमारा एलिमेंट हो गया और दूसरे हमारे हो गए कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंस में हमारे पास क्या हो गया, एलिमेंट हो गया और हमारे पास कंपाउंड्स हो गए। अब जो एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे, इनके बारे में आप समझ लीजिए, दीज आर मेड ऑफ वन टाइप
ऑफ एटम्स, इसमें एक ही तरह के एटम, और इसमें क्या है कि मोर देन वन एटम। तो अभी आप देखिए, जैसे इसके एग्जाम्पल में हम लें, जैसे हमने कहा सोडियम, हमने कहा पोटेशियम, हमने कहा आयरन, हमने कहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज फाउंड एज O2 in form of a molecule, but the molecule is made up of similar kind of atom, that is oxygen। तो ये भी हमारा एलिमेंट में आया। ऐसे ही नाइट्रोजन हो गया, ऐसे ही सल्फर हो गया, ऐसे ही फॉस्फोरस हो गया, ऐसे ही ओजोन हो गया। तो ये सब एलिमेंट्स में आते हैं बिकॉज दीज सब्सटेंसेज आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। सिर्फ एक ही तरह से O2 है तो ये कंफ्यूज करता है कि ये कंपाउंड तो नहीं है, तो ये कंपाउंड नहीं है, ये एलिमेंट होता है। ये भी एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, ये भी एलिमेंट। अरे कंपाउंड्स में अगर हम आते हैं, जैसे कंपाउंड्स में हम आए H2O, कंपाउंड में हम आए CO2, कंपाउंड में हम आए अमोनिया, कंपाउंड में हम आए H2SO4, ये सारे के सारे जो हमको दिख रहे हैं दीज आर कंपाउंड्स, क्योंकि ये एक से ज़्यादा एटम से मिलकर बने हुए, बिकॉज दीज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। जैसे इसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी है, तो ये कंपाउंड हो गया, ये कंपाउंड हो गया, ये कंपाउंड हो गया, ये कंपाउंड हो गया, तो एलिमेंट कंपाउंड हो गए। उसके बाद मिक्सचर की अगर हम बात करें तो मिक्सचर में हमारे पास एक तो होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरे होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि इनको हम एक दूसरे नाम से बुलाते हैं ट्रू सॉल्यूशन, या फिर हम इनको सिंपली सॉल्यूशन कहते हैं। आप क्लास 12th में जाओगे तो सेकंड चैप्टर आपको ये पढ़ने को मिलेगा सॉल्यूशन। जैसे कि पानी है और पानी में हमने नमक घोल दिया, तो ये जो बिना हमारा ये होमोजीनियस मिक्सचर है, इट इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन। पानी में हम चीनी घोल दें, ये भी हमारा होमोजीनियस मिक्सचर हुआ। नॉर्मली होमोजीनियस मिक्सचर में जो सॉल्यूशन होता है बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन हैज़ टू पार्ट, वन पार्ट इज सॉल्यूट एंड सेकेंड पार्ट इज सॉल्वेंट, ठीक है। और हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होते हैं उनमें हम उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन और दूसरे होते हैं सस्पेंशन। ये पूरा पोर्शन जो है ये क्लास आप लोग 12th में इनको पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक पढ़ेंगे ये चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, और ये जो टॉपिक है इसका चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। तो ये हमारा एक डिटेल हुआ जिसमें कि मैटर और इसके बारे में हमने बताया। इसका तो आप स्क्रीनशॉट ज़रूर भाई ले लीजिए, ये तो बहुत ज़रूरी है इसका स्क्रीनशॉट लेना। तो ये हमारा प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, ये सब चीज़ें आ गई। इसके अलावा एटम और मॉलिक्यूल के बारे में भी इसमें मुझे बुक में डिस्कशन थोड़ा सा दिख रहा है। एटम, मॉलिक्यूल, अभी एटम आप लोग जानते हो, एटम क्या होता है सोडियम, पोटेशियम, मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल क्या होता है O2, मॉलिक्यूल क्या होता है Na2O, मॉलिक्यूल जैसे हुआ H2O, ये मॉलिक्यूल हुआ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको क्लियर रखना, एलिमेंट, कंपाउंड और एटम, मॉलिक्यूल, ठीक है ना। एक तरह के एटम से मिलकर जो चीज़ें होती हैं वो उनको हम एलिमेंट बोलते हैं, और एक से ज़्यादा, जैसे O2 क्या है, O2 इज एन एलिमेंट एंड मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स। H2O इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से क्लियर करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे वाले पोर्शन में बढ़ते हैं। एक स्टेज मैंने इसकी कंप्लीट कर दी। तो अब आगे अगर हम इस चैप्टर के आगे वाले हिस्से में बढ़ें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पे आते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ जो मैटर की होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टी होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टी वो होती है जो हमको दिखाई पड़ती है उसके अंदर, जैसे उसकी फ़िज़िकल स्टेट क्या है, वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है,
गैस हो सकता है, उसकी ऑर्डर क्या है, स्मेल क्या है उसकी, अच्छी खुशबू, छी छी छी, बुरी खुशबू, अच्छी खुशबू हो सकती, बुरी खुशबू हो सकती, कोई खुशबू है मगर अजीब सी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, तो डिपेंड करता है। तो ये उसकी स्मेल हो गई, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। तो मतलब इसके अंदर जो चीज़ें आपकी आती हैं, जैसे आप उसकी फिज़िकल स्टेट मान सकते हैं, उसका कलर, उसका ऑर्डर और उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, उसकी सॉल्युबिलिटी, उसकी डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो इसके अंदर केमिकल चेंज होने की ज़रूरत होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बेसिकली हमको डिस्कस करने होते हैं रिएक्शंस, उसके अंदर हमें देखने होते हैं उनके अंदर केमिकल चेंजेस क्या है, जैसे ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन है, उसकी वाटर के साथ क्या रिएक्शन है वगैरह। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, एज फार एज केमिस्ट्री सब्जेक्ट इज़ कंसर्न, वी हैव टू डील mainly with chemical properties and some special topics such as boiling point, melting point, solubility, density etc. वो हमको फिजिकल प्रॉपर्टी में देखनी होती है, बट मेनली वी हैव टू emphasize on chemical property of compounds, chemical property of elements and their substance compounds. अब ये तो हमारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हो गया। अगली चीज़ हमारी है कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए सिस्टम दिए गए थे। तो शुरुआत में क्या था कि ये दो सिस्टम पॉपुलर थे, एक इंग्लिश सिस्टम था और दूसरा ये मीट्रिक सिस्टम था। और मीट्रिक सिस्टम दुनिया में ज़्यादा पॉपुलर था। बाद में ज़रूरत महसूस की जाने लगी कि एक ऐसा यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाए, ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाए। तो वो सिस्टम जो तुम्हारा आया वो एसआई सिस्टम आया। वैसे आपको इन सिस्टम्स को भी थोड़ा थोड़ा याद रख लेना चाहिए, बड़े नाम पॉपुलर आते हैं, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। शायद आप जानते हो, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम, एमकेएस, सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, सीजीएस, एफपीएस, फुट, पाउंड, सेकंड। ये मैंने 3 नाम आपके लिख दिए अलग अलग टुकड़ों में। ये एमकेएस, ये सीजीएस, ये एफपीएस। आज के दौर पे हम साइंस पढ़ने वाले लोगों को इस सिस्टम पे काम करना है, एसआई सिस्टम। एस से सिस्टम, आई से इंटरनेशनल। इट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये बेस्ट है आज के दौर में। 1960s में ये सामने आया था और तब से नंबर 1 पे चला आ रहा है। इसको फ्रेंच में ली सिस्टमे इंटरनेशनल डी यूनाइट्स करके बुलाया जाता है। अब इसी की वजह से इस एस को लिया गया और इस आई को लिया गया, तभी इसका नाम एसआई सिस्टम पड़ा। और एक इससे रिलेटेड एक टर्म आपको और दिखेगा, CGPM। जी से हुआ जनरल, सी से हुआ कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। ये पी का जो मतलब है, क्योंकि ये फ्रेंच में ज़्यादातर थे ये, और तो ये जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट्स। इसको हम लोग को ऐसे याद कर लेना चाहिए, GCWM, वो ज़्यादा अच्छा है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। तो ये चीज़ें हमारे सामने आई और ये हमारे सामने क्लियर है कि इस तरह का एडवेंट हुआ। चूँकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, इसमें हमें सब चीज़ें पढ़नी है, लेकिन अगर हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमको एसआई सिस्टम को जानना ज़रूरी है। अब जैसे हमारे पास जो यूनिट्स होते हैं,
एक होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स और एक होते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। एक होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स और एक होते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है ना, यूनिट्स में फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं हमारे वो 7 होते हैं, 7 यूनिट्स आज की डेट में। और डिराइव्ड यूनिट जो होते हैं दीज आर बेस्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे मान लीजिए एरिया है, अब एरिया हुआ मान लिया L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर हमको यूनिट चाहिए एरिया का तो मान लिया लेंथ का हमने मीटर लिया और इसका हमने मीटर लिया, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, मीटर स्क्वायर। अब मीटर जो होता है वो एक फंडामेंटल यूनिट होता है और मीटर स्क्वायर उसी पे डिराइव्ड है, उसी से बनाया गया है। तो फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट यूनिट्स। इन यूनिट का, एक यूनिट का दूसरे यूनिट के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। जबकि जो डिराइव्ड यूनिट होते हैं दीज आर डिराइव्ड बाय यूजिंग दीज फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट जो 7 है वो देखिए कौन कौन से हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल। ये हमारे 7 यूनिट हैं। ये हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं और ये 7 है, मीटर, एम, केजी, सेकेंड एस, एम्पियर ए, केल्विन के, कैंडेला CD और मोल का सिंबल MOL। मीटर जो होता है वो लेंथ का होता है यूनिट, किलोग्राम जो होता है मास का होता है, सेकेंड होता है टाइम का, एम्पियर जो होता है करंट का, केल्विन जो होता है टेम्परेचर का, कैंडेला जो होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, चमक, किसी चीज की चमक, शाइनिंग, और उससे रिलेटेड है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और मोल जो होता है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है। तो ये हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ये इनके सिंबल्स हैं और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। लेंथ का यूनिट मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकेंड, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। तो ये कुल मिला के 7 हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। इसका आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं यहाँ तक इस चैप्टर तक पहुँच गया हूँ। ये इस चैप्टर में आप अगर देखेंगे तो आपको एक चार्ट ऐसा दिखाई देगा, आप इसको पढ़ के इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर ये आपको इस पेज में डेफिनेशंस लिखी होंगी, आप चाहें तो इसको लर्न कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात इसमें खास ऐसी नहीं है। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिए। अब चैप्टर में और आगे बढ़ते हैं और अगला जो टॉपिक हमारा है वो मास और वेट से रिलेटेड है। तो मास और वेट हमेशा एक कंफ्यूजिंग टर्म होता है। वैसे केमिस्ट्री में मास और वेट दोनों को एक ही तरीके से हम डील करते हैं, ज़्यादा इसकी फ़र्क नहीं होता है इसका। मास और वेट जहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं वो एक्चुअली हम मास ही उसका यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे हम एक टर्म बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट, उसी को अब हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, और बल्कि अब और बढ़िया टर्म आ गया मोलर मास। तो मास क्या होता है और वेट क्या होता है, एक अगर इनके बीच में हम रिलेशन बनाएं तो W इक्वल टू होता है m इंटू जी। W वेट होता है, m मास होता है और g होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हम लोगों का जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मास हो गया, ये वेट हो गया, दोनों के बीच का रिलेशन हो गया। मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट।
किसी सब्सटेंस के अंदर, जैसे ये एक सब्सटेंस है, इसका हमको मास निकालना है, इसको हम वे करेंगे एनालिटिकल बैलेंस में, वहाँ पर एक इसका वज़न जो निकलेगा वो इसका एक्चुअल में जो क्या होगा वो इसका मास होगा। जो रीडिंग आएगी बैलेंस, केमिकल बैलेंस से, तो वो इसका मास आएगा। तो मास का मतलब हुआ कि इस सब्सटेंस के अंदर वो जो सब्सटेंस जिससे मिलकर ये बना हुआ है, इसके अंदर उसका कितना अमाउंट है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, इसके अंदर कितना मैटर है, उसका अमाउंट क्या है। ये वैल्यू हम लोग किलोग्राम में, ग्राम में, इन सब में, यूनिट में यूज़ करते हैं। और वेट क्या है, इट इज़ फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है, जबकि वेट जो होता है वो वेरिएबल होता है। वो डिपेंड करता है कि जिस जगह पर आप हो, जिस प्लैनेट में या जिस मून में आप हो, उस जगह का जी की वैल्यू क्या है, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, वी से डिनोट करते हैं वॉल्यूम को, वी से डिनोट करते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सब्सटेंस, कितनी वो जगह घेरता है, वो उसका वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी, अब डेंसिटी जो होती है डी से डिनोट करते हैं सर, मास अपॉन वॉल्यूम। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा सा हमको इन चीज़ों को पढ़ना है। उसके बाद अगला जो टर्म हमारा डिस्कस हमको करना है वो होता है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर के जो यूनिट आते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस आता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है, और 1 डिग्री एब्सोल्यूट आता है, जिसको डिग्री ए लिखते हैं और या फिर केल्विन लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, केल्विन है तो के लिखेंगे, डिग्री नहीं लगाते इसमें, तो या तो केल्विन लिखेंगे या डिग्री ए लगाएंगे। इनके बीच में मैं रिलेशंस आपको बता देता हूँ। जैसे कि K इक्वल टू होता है C प्लस 273। अगर C का मतलब सेल्सियस में हो गया, सेल्सियस के टेम्परेचर में 273 ऐड करो। वैसे तो एग्जैक्ट वैल्यू 273.15 होती है, बट टू मेक कैलकुलेशन सिंपलर वी हैव टू यूज 273। तो अगर डिग्री सेंटीग्रेड में कोई वैल्यू है, उसमें आप 273 ऐड करोगे तो वो केल्विन में निकल आएगी। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच रिलेशन हो गया, और ये रिलेशन इनके बीच में होता है। चाहो तो आप ऐसे इसको याद कर लो, C इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। अगर ये आप दो रिलेशन सिर्फ पकड़ के चलेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ये केल्विन हो गया और ये आपका ये सेल्सियस हो गया और F आपका फ़ारेनहाइट हो गया। जैसे वो छोटा वाला जो थर्मामीटर होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर, जिससे हम लोग अपना फीवर वगैरह चेक करते हैं, तो वो जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें वैल्यू फ़ारेनहाइट में चलती है। और जो साइंटिस्ट लोगों का होता है यूनिट मेन, हम लोगों को केमिस्ट्री में जो मेन यूनिट यूज़ करना है वो हमको केल्विन वाला यूज़ करना है। दिस इज़ मेन यूनिट फॉर अस। सारे जितने भी फॉर्मूले होते हैं उनमें सारी टर्मिनोलॉजी में इस केल्विन का यूज़ किया जाता है। तो ये जो टर्म हमारे सामने है, मास है, वेट है, मास और वेट में रिलेशन क्या हो गया, W इक्वल टू, बोर्ड पे आप देखते रहिए ध्यान से, और W इक्वल टू mg हो गया आपका। उसके बाद हमारा जो है ये हो गया आपका वॉल्यूम हो गया, फिर डेंसिटी हो गया, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और पानी की जो डेंसिटी होती है उसको 1 लेते हैं, 1 उसको एक मान लिया गया है, 1 होती है। और फिर टेम्परेचर हो गया जिसमें डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है और डिग्री एब्सोल्यूट है। ये कुल मिला के ये 3 आपको चीज़ें इसके अंदर नज़र आती हैं। अब जो अगला हमारा आर्टिकल है वो जब हम न्यूमेरिकल्स वगैरह करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो उससे रिलेटेड आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हैं कौन लोग, जो साइंस पढ़ते हैं, जो साइंस से रिलेटेड वर्क करते हैं, यानी फिज़िक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, जियोलॉजी पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। उनको ज़रूरत पड़ती है साइंटिफिक नोटेशन की। ये बैंकिंग में आपको साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत
नहीं पड़ती है। ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होती है, ये एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन होती है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन का मतलब है कि वैल्यू को हम लोग 10 की पावर में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ें होती हैं। ये हमारा नंबर हुआ या डिजिट टर्म हुआ, ये नंबर हुआ या डिजिट टर्म हुआ, और इसकी वैल्यू 1.0000 से लेकर 9.999, मतलब कि फर्स्ट डिजिट के बाद हमें डेसिमल पुट करना है और एक ही डिजिट के बाद हमको डेसिमल पुट करना है, ठीक है। और ये जो होता है हमारा, ये पावर होती है या एक्सपोनेंट इसको कह सकते हैं हम। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे आप देखिए, आप स्पीड ऑफ लाइट इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है 2.99, आगे और भी टर्म होता है, इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा, ये जो हमने इस चीज़ को वैल्यू को लिखा है, ये हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर। जैसे मान लीजिए एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अगेन दिस वैल्यू इज इन साइंटिफिक नोटेशन. So any student related with science should always write the values in scientific notation, because these notations are made only for students which are dealing with science. तो ये इस तरीके की वैल्यू हमको लेके चलनी होती है, इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। उसके बाद अगला टर्म हमारा आया सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है मीनिंगफुल, हिंदी में कहते हैं उसको सार्थक, जिसका कुछ अर्थ निकले। आज के ज़माने में सार्थक बहुत लोगों का नाम भी है, बड़ा अच्छा लगता है नाम। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, दीज आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विथ सर्टेनिटी प्लस वन विच इज़ एस्टिमेटेड और अनसर्टेन। तो ये तो एक डेफिनेशन है विच इज़ गिवन इन एनसीईआरटी। ये साइंटिस्ट लोग बनाते हैं, डेफिनेशन परफेक्ट होती है। डेफिनेशन पूछी जाएंगी तो आपको यही लिखना है, लेकिन रियल उसका जो मीनिंग है सिग्निफिकेंट फिगर का, जैसे 3 इडियट्स में आपको एक सीन याद आ रहा होगा, मज़ेदार सीन है कि जिसमें वो मशीन की डेफिनेशन पूछी जाती है और आमिर खान ने बड़ी सिंपल वे में मशीन की एक डेफिनेशन बताई थी और उसको बड़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताई थी एक दूसरे स्टूडेंट चतुर ने, और जो चतुर ने बताई थी वो डेफिनेशन एकेडमिक लेवल पे बड़ी अच्छी मानी जाती है। तो मतलब उसका मतलब जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ मज़ा नहीं आएगी। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम कोई सामान खरीदने गए, मान लीजिए कि दूध लेने गए, मिल्क वाले भैया के पास गए, अब उनके पास में 1 kg है, 1.5 kg है। हमने उनसे बोला कि भाई हमको आधा kg दूध दे दीजिए, दे दिया। बोला कि नहीं हमको 1 पाव दूध दे दीजिए, मतलब ½ kg। उसके लिए भी उनके पास बर्तन है, लेकिन हमने बोला कि ये हमको आधा kg का आधा kg दे दीजिए, या 1 पाव जो होता है जिसको हम लोग पाव बोलते हैं अपने यूपी में, तो पाव है उसका आधा पाव दे दीजिए। तो आधा पाव वो मेज़र करेगा मगर उसमें सर्टेनिटी नहीं होगी। तो ये उससे रिलेटेड होता है, और जब हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह करें तो हम उस चीज़ का ख्याल रखें। देखा जाए तो ये टॉपिक का ताल्लुक सीधे जो फिज़िक्स से ज़्यादा होता है, केमिस्ट्री से थोड़ा कम होता है, और इसकी ज़रूरत केमिस्ट्री में जब ही पड़ती है जब हम न्यूमेरिकल्स वगैरह करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के बहुत सारे रूल्स हैं, वो आप एक एक करके रूल्स को आप पढ़ सकते हो। मुझे पूरा चैप्टर लेना है इसलिए मैं एक एक करके रूल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि जैसे हमको एक कोई क्वेश्चन हम आपको देंगे, जैसे हमने दिया 32.3, 0.023, 0.02030, 5.2343000। हमने आपको ये कुछ वैल्यूज़ दी हैं और हमने कहा है कि भैया बताइए कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। मोस्टली इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तब आपको करना क्या है कि भाई 32.3 है तो बस इसको गिनिए 1 2 3
बोला 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। दूसरी वैल्यू में 0 मिला, हमें 0 से स्टार्ट नहीं करना है। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी हमको 0 से काउंट करना शुरू नहीं करना, यानी यहाँ से भी काउंट नहीं करेंगे, यहाँ से भी काउंट नहीं करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे काउंट करना। तो 1 और 2, तो 2 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। और अगले अगर हम क्वेश्चन में आए तो 1 2 इसको छोड़ दिया हमने, तो 1 2 3 4, यानी कि एक बार नॉन ज़ीरो आ जाए उसके बाद जितने भी ज़ीरो होंगे वो सब काउंट किए जाएंगे। लेकिन नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले के जो ज़ीरो होते हैं, शुरुआत के जो ज़ीरोज़ होते हैं, उनको काउंट नहीं करते हम। तो इसमें 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और मान लीजिए हम इस वाली वैल्यू को भी ले लें, इसमें 6.022। अगर कोई वैल्यू 10 की पावर में दी गई है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो 10 की पावर में बनी रहने दो, कोई बात नहीं, हमको 10 की पावर को छोड़ देना है और ये वैल्यू जो हमको लेना है, जो हमारा डिजिट टर्म है, उसी को हमको लेना है। तो 1 2 3 4 डिजिट इसके अंदर दी गई, तो 4 हो गया। अगर आप ये 4-5 एग्जाम्पल समझेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर का आप मतलब आसानी से समझ जाएंगे। फिर सिग्निफिकेंट फिगर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ रूल्स एडिशन से रिलेटेड होते हैं, सबट्रैक्शन से रिलेटेड होते हैं। केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है, वो मैं अलग से कोई सिग्निफिकेंट फिगर टॉपिक में ही बना दूंगा वीडियो, लेकिन अभी फ़िलहाल उसकी मुझे ज़रूरत नहीं नज़र आ रही। आप इतना इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। जैसे फिज़िक्स के पहले चैप्टर में आप लोग इसको अभी डिटेल में क्लास 11 में पढ़ोगे, तो ये डायमेंशनल एनालिसिस है। एक इसमें जो मेन जो पॉइंट हम लोग को ध्यान देना है वो है यूनिट कन्वर्जन, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 100 मीटर है, इसको हम सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे। तो हमने देखा कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। हमको 100 मीटर करना है तो 100 इंटू 100 हमने कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमको ये दिया कि 10 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने मीटर। तो अभी जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। तो मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूँ। 10 सेंटीमीटर इंटू मीटर है, तो हमने 10 लिख लिया, फिर इंटू लगाया, फिर हमने अपने दिमाग में याद किया कि मीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होता है। हर बच्चा चाहे वो कितना भी कमज़ोर हो, उसको एक बात याद रहती है कि भैया मीटर और सेंटीमीटर कुछ 100 आता है। मीटर में कितने, मतलब 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 का मतलब 100 का मतलब हुआ 10 की पावर 2। हमको वैल्यू निकालनी है, तो जो भी वैल्यू है वो हमने लिख ली 10 की पावर 2। अब यहाँ पर 2 की पावर या तो प्लस लगेगी या माइनस लगेगी, प्लस लगेगी या फिर माइनस लगेगी। अब देखिए, अगर स्मॉलर यूनिट है तो पॉजिटिव पावर, और अगर लार्जर यूनिट होगी तो नेगेटिव पावर। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, इसकी ज़रूरत फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में पड़ती है। इसमें बच्चे गलतियां आप लोग कर देते हैं। अगर छोटी यूनिट है तो पॉजिटिव पावर कर देंगे, बड़ी यूनिट है तो नेगेटिव पावर कर देंगे। जैसे कि सेंटीमीटर और मीटर, तो इसमें बड़ी यूनिट कौन सी है, तो बड़ी यूनिट होती है मीटर। तो बड़ी यूनिट अगर मीटर होती है तो यहाँ पर पावर हम क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। अब 10 इंटू 10 की पावर -2, इसका मतलब हुआ 10 की पावर 1। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 10 की पावर 1 -2। 1 -2 का मतलब -1। चाहो तो इसको 1/10 लिख लो, और चाहो तो इसको 0.1 मीटर लिख लो। समझ रहे हो ना बात को। तो जो इसमें आपको ध्यान रखने की चीज़ है वो ये है कि अगर स्मॉलर यूनिट है तो पॉजिटिव पावर, और लार्जर यूनिट है तो नेगेटिव पावर। जैसे एक मैं आपको और एग्जांपल बताता हूँ इसका। मान लीजिए
डेंसिटी है वाटर की 1 ग्राम पर ml, और आपको ये वैल्यू निकालनी है kg पर लीटर में। तो अब ये झंझटी हो गया। तो एक अगर आपने इस क्वेश्चन में काम कर लिया और फिर प्रैक्टिस आप करिए, मेथड पढ़ा नहीं होगा आपने कभी, मैंने खुद नहीं पढ़ा कहीं किताब में, मुझे कभी टीचर ने भी नहीं बताया, और टीचर एक जुगाड़ टाइप का बता देते थे, उससे हम लोग निकाल तो लेते थे, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूज़न भी रहता था। तो मैं आपको देखिए तरीका समझाता हूँ। 1 लिखा, ग्राम लिखा, ml लिखा, kg लिखा, लीटर लिखा। 1 है, 1 तो ऐसे ही रहेगी, जो भी वैल्यू होगी वो एज इट इज़ रहेगी। फिर अब ग्राम और kg सोचिए, तो इतनी बात सबको याद रहती है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होती है। किलोग्राम और ग्राम जब आता है तो एक जहन में 1000 टर्म आता है। तो 1000 टर्म का मतलब हुआ 10 की पावर 3, ठीक है। अब ग्राम और केजी बड़ी यूनिट है, तो बड़ी यूनिट है तो नेगेटिव पावर, मैंने बताया था। लार्जर अगर यूनिट है तो नेगेटिव पावर, और अगर स्मॉलर यूनिट है तो पॉजिटिव पावर डिवाइडेड बाई। अब मिलीलीटर लीटर, फिर सोचिए कि लीटर में और मिलीलीटर में आपको पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, अगेन 10 की पावर 3। अब देखिए अपॉन में हमने किया, क्यों? क्योंकि मिलीलीटर अपॉन में है, डिनोमिनेटर में है, ठीक है। इधर लीटर तो मिलीलीटर, तो अपॉन में 10 की पावर 3 किया। अब लीटर क्योंकि बड़ी यूनिट है तो इसके साथ आपका, अभी आप ऐसे समझिए ना, मैं इधर देखिए लिखता हूँ, 1 मिलीलीटर है, 1 लीटर है मान लीजिए, हमने आपसे कहा इसको मिलीलीटर में बदलिए, तो 1 तो अपनी जगह पे रहेगा, बोला मिलीलीटर 10 की पावर 3, लीटर और मिलीलीटर में 10 की पावर 3 आता है, बोला ये छोटा यूनिट है। लीटर और मिलीलीटर में मिलीलीटर छोटा यूनिट है, छोटा अगर यूनिट है तो पावर हम क्या लगाएंगे? छोटे यूनिट के पावर पॉजिटिव लगाएंगे, पावर 3 लगाया, 10 की पावर 3 1000 होता है मिल। अगर यहाँ पर मिलीलीटर होता है और यहाँ पर लीटर होता तो फिर वही 10 की पावर 3 चलता है, लेकिन चूंकि बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट के साथ जो कोफिशिएंट होगा 10 की पावर जो होगी वो नेगेटिव होगी। अब आप देखिए ये आपने कर लिया सवाल, अब ये वाली वैल्यू क्या आई, 1 कट पिट के 1 आई, तो 1 kg पर लीटर। तो ये आपकी डायमेंशनल एनालिसिस हुई। जो आपकी किताब में चीज़ दी गई है उसके बारे में मैंने बिल्कुल नहीं बताया, वो बिल्कुल बकवास दिया गया है, उससे करके कोई नहीं सीख सकता है। ये तरीका इसका होता है, इससे आप करिए। उसके बाद हम आते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बाबा आदम जमाने के लॉज, आज की डेट में इन लॉज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इनको क्लास 11 से हटा देना चाहिए, इनका कोई रोल नहीं है। फिर भी क्या किया जाए, बच्चों मजबूरी है, 4-5 जो लॉज हैं वो हमको पढ़ने हैं। पहला लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन का, लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास, दैट वाज गिवन बाय लेवोजियर। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हम किसी मैटर को ना तो बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आइंस्टाइन ने ये डेफिनेशन गलत कर दी है, तो इस तरीके से ये डेफिनेशन पूरी तरह से सही नहीं है। हाँ, अगर हम इसमें एक चीज़ जोड़ दें कि इन केमिकल रिएक्शंस ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो ये हमारी करेक्ट डेफिनेशन हो जाएगी। लेकिन अभी जितना स्टेटमेंट है, ये मैंने एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड, मैटर को बना नहीं सकते हैं और मैटर को हम ख़त्म भी नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो ये हमारा पहला लॉ हुआ। इस लॉ में एक बात हमको ध्यान रखनी, जब भी इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ये आपका हमेशा काम करेगा, इससे आप इसके न्यूमेरिकल कर सकते हो। दूसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, दैट वाज गिवन बाय प्राउस्ट। इसका भी आज के ज़माने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग वैलेंसी के कॉन्सेप्ट बहुत सारे पढ़ चुके हैं। इसमें क्या बोला गया है कि कोई भी कंपाउंड होगा, उसके जो एलिमेंट्स होंगे उनके वेट में हमेशा एक सेम प्रपोर्शन होगा, यानी रेशियो जो होगा वो फिक्स होगा। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और इसको इसमें कुछ ऐसी खास बात नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। इसका तो आप ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट, नहीं भी लिया होगा तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हो। आप लोग सब समझदार हो, होशियार हो आप लोग। अभी आप देखो लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें तो जैसे H2O की हम बात करें तो H और O के बीच का हम अगर लें तो H 2 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 1:8। यानी कि प्राउस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने अलग अलग ज़रियों से पानी जैसी चीज़ बनाई, वाटर को बनाया, और हर बार उन्होंने पाया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो फिक्स है, डेफिनेट प्रोपोर्शन है, और वो 1:8 के रेशियो में ही बनता है। जैसे मान लीजिए हमारा ये CO2 होता तो कार्बन हो गया 12 और ये तुम्हारा हो गया 32, तो 3:8। तो CO2 को डिफरेंट सोर्सेज से ऑब्टेन किया गया, अलग अलग तरीके, कार्बन ऑक्सीजन को मिला दिया तो CO2 बन गया, मीथेन का कंबशन करा दिया तो CO2 बन गया। वी हैव डिफरेंट मेथड्स टू प्रोड्यूस मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। और हर बार हर एक्सपेरिमेंट में प्राउस्ट को मिला कि वो 3 और 8 के रेशियो में ही रिएक्ट कर रहा है। रिमेंबर दैट उस समय जब उन्होंने लॉ दिया था तो ये सब फॉर्मूले इस तरीके के नहीं होते थे, ये सब फॉर्मूले बहुत बाद में दिए गए। इनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन 1916 के बाद दिया गया है। और ये लॉज बहुत पुराने हैं, 200 साल पुराने, 250 साल पुराने, कुछ लॉ 300 साल पुराने, ठीक है ना। ये मुझे लगता है 1774 में दिया था लेवोजियर ने। तो ये 2 लॉ आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बचे हुए 2-3 लॉज हैं उनमें भी। तीसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये थोड़ा सा कठिन है। द लॉ वॉज गिवन बाई जॉन डाल्टन, फेमस नाम है, सभी लोग आप जानते हो डाल्टन। इन्होंने एटम के बारे में पहली बार कुछ बताया था, कुछ मीनिंगफुल बताया था। थोड़ा कठिन है, ज़रा एक बार स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ते हैं। इफ़ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, 2 एलिमेंट्स मान लिया H और O, 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक से ज़्यादा टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। जैसे H और O के कॉम्बिनेशन से H2O भी बनता है और H2O2 भी बनता है। मैं दूसरा भी ले सकता हूँ, जैसे हमने कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया, तो इन दोनों से ये CO भी बन सकता है और CO2 भी बन सकता है। इफ़ 2 एलिमेंट्स can combine to form 2 different compounds or more than 1 compound, then the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number। आप क्या करना है आपको कि ये देखिए, मैं जो डेफिनेशंस आपको लिख रहा हूँ ये सब NCERT के लिख रहा हूँ। देखिए मैं क्या और मेरी हैसियत क्या। NCERT में जो लिखी गई ये बातें उनको सच माना जाता है, इससे अच्छी डेफिनेशन बनाई जा सकती है। लेकिन चूंकि इनका ज़्यादा कुछ अब यूज़ नहीं है, ज़्यादा कोई इसका रोल नहीं है, आज की डेट में इसका कोई मतलब नहीं है। 1800 मतलब 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में दिया गया था, ये 21st सेंचुरी चल रही है, 200 साल हम ऊपर निकल आए हैं, हम बहुत एडवांस केमिस्ट्री इस समय पढ़ रहे हैं। ये बहुत आउटडेटेड चीज़ें हैं, इनको हटा देना चाहिए। इनको 6th 7th 8th 9th 10th तक पढ़ा दो आप, उसके आगे मत रखो इनको। 11th में तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी रखा है तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने H और O के कॉम्बिनेशन से H2O और H2O2 बनाया, तो अब H और O का रेशियो निकालते हैं। H और O का रेशियो निकालते हैं, देखिए 2 और ऑक्सीजन का 16, इसमें निकालते हैं H और O का रेशियो। H का हुआ 2, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 2 जा 32 हुआ। तो अभी आपको करना क्या है कि एक किसी के मास को आपको फिक्स कर लेना है। जैसे हमने एक के इसके मास को हमने फिक्स कर लिया, 2 इसको कर लिया, 2 इसको कर लिया। अभी क्या हुआ कि हाइड्रोजन का मास फिक्स हो गया। फॉर फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट
अदर एलिमेंट विल हैव सिंपल होल नंबर रेशियो इन देयर मासेस। अब आप देखिए, अगर हम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इन H2O और ऑक्सीजन इन H2O2, उसका अगर हम मास को देखें तो ये क्या आएगा, 1:2 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशियो है। अब जैसे C और O में देखिए, C और O का रेशियो देखिए, C का हुआ 12, O का हुआ 16, C का हुआ 12, O का हुआ 32। फॉर फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट, एक के मास को फिक्स करिए, 12 हमने फिक्स कर दिया। तो अदर जो एलिमेंट ऑक्सीजन के मास का रेशियो, ऑक्सीजन इज टू ऑक्सीजन 16:32, ये हमारा 1:2 आया। सिंपल होल नंबर रेशियो में ही होंगे। हम ऐसे और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे S और O के कॉम्बिनेशन से SO बनता है, SO2 बनता है। इस तरीके से हम ढेरों एग्जाम्पल अपने दिमाग में सोच सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड लॉ हो गया। इसको कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टिपिकल है, इसकी डेफिनेशन याद करना, मगर आप इसको याद कर लीजिए। गैलुसैक्स लॉ, चौथे लॉ पे आते हैं, गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि अगर गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगी तो उनके वॉल्यूम में सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, और अगर उनसे बनने वाला प्रोडक्ट भी गैसियस होगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी के जो वॉल्यूम होंगे वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे। दिस स्टेटमेंट इज गिवन इन NCERT। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए अब हम रिएक्शन करा रहे हैं, C+O2 इक्वल टू H2+O2 इक्वल टू H2। अब ये मान लिया गैस है, ये दोनों गैस है। अब इनके बीच अगर रिएक्शन हो रही है तो पहले जरा इसको बैलेंस कर लेते हैं। ये देखिए बैलेंस किया, तो इसमें क्या रेशियो है, इसमें 2:1 है। 2 और 1 के रेशियो में तो सिंपल होल नंबर रेशियो हो गया। ये ग्राम, ये नहीं है, ये गैसेस है। ये तो गैसेस के बीच में सिंपल होल नंबर रेशियो है ना। जैसे मान लीजिए N2 + 3H2 इक्वल टू 2NH3। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस, ये तीनों गैसेस है। तो अगर हम इसमें रेशियो देखें वॉल्यूम का, तो 1 ये हो गया, 3 ये हो गया, 2 ये हो गया, 1 ये हो गया, 3 ये हो गया, 2 ये हो गया। अगर 1 लीटर नाइट्रोजन की रिएक्शन 3 लीटर हाइड्रोजन से कराएंगे, देन वी ऑब्टेन 2 लीटर अमोनिया गैस। 1 लीटर + 3 लीटर गिव्स अस 2 लीटर ऑफ अमोनिया। तो ये हमारा गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम है। अगर दो गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगी तो उनके वॉल्यूम सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे। 1:3 इज सिंपल होल नंबर रेशियो। एंड इफ प्रोडक्ट इज ऑल्सो गैसियस, देन देयर विल बी सिंपल होल नंबर रेशियो इन वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आप देख सकते हो 1:3:2, ये हमारा एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। इस पे कोई न्यूमेरिकल हल्के फुल्के बन जाते हैं, बाकी इस लॉ का भी कोई खास मतलब नहीं है। एवोगैड्रो लॉ का जरूर आज के दौर में भी मतलब है। फॉर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volumes of gases will have same number of molecule। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। अगर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम रखें और हम अलग अलग गैसेस को इक्वल कंटेनर में, बराबर वॉल्यूम के कंटेनर में अगर हम फिल करेंगे तो सब में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ये बहुत बड़ी खोज थी। आप जैसे मान लीजिए, इस तरीके से आप समझिए कि मान लीजिए कि ये 3 बर्तन हैं, तीनों के वॉल्यूम सेम है। इन तीनों के अंदर किसी खास प्रेशर और टेम्परेचर पर हमने 3 अलग अलग गैसेस फिल करी। मान लीजिए कि
इसके अंदर हमने नाइट्रोजन गैस भरी, इसके अंदर हाइड्रोजन भरी, इसके अंदर CO2 भरी। प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम 3 चीज़ें सेम हो गई। प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम 3 चीज़ें सेम है, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। जैसे मान लिया 1 बिलियन सपोज इसके अंदर है, तो 1 बिलियन इसके अंदर भी होंगे, 1 बिलियन इसके अंदर भी होंगे। फॉर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेज विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हमारा स्टेटमेंट है एवोगैड्रो लॉ का। ये देखिए मैं बुक लेके चल रहा हूँ और बुक के मैं आपको आर्टिकल के सीक्वेंस में ही लेके चल रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मैं मौका दे देता हूँ ताकि आप साफ साफ स्क्रीनशॉट ले सकें। आगे जो हमको इसमें टर्म नज़र आ रहा है वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी नज़र आ रही है। वो बिल्कुल बकवास है और उसको आपने 10th 9th 10th क्लास में भी पढ़ा ज़रूर होगा। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आज के डेट में वो गलत हो गई है। बोला कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, उनको एटम बोलते हैं, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता वगैरह वगैरह। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की सारे पॉइंट गलत हो चुके हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक बार आप रीडिंग मार सकते हो बुक से। उसके बाद एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मास की बात की गई है और उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी AMU की। मैं देखिए टर्म कुछ लिख देता हूँ। देखिए एक टर्म आपका लिखा हुआ है एटॉमिक मास, एक आपका लिखा हुआ है एवरेज एटॉमिक मास, एक आपका टर्म AMU, एक आपका टर्म U, एक आपका टर्म मॉलिकुलर मास, एक आपका टर्म फॉर्मूला मास। ठीक है, ये इतनी चीज़ें मुझको इसके अंदर दिखाई पड़ रही हैं। मैं आपको इस बात को समझा देता हूँ। अगर हम बात करें एटॉमिक मास की, भाई मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम एटॉमिक मास। कोई एटम है, एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, उन सबके मास का टोटल कर दो, दैट इज एटॉमिक मास। सिंपल सी चीज़, एटम का मास एटॉमिक मास। अब बोला कि जो एटॉमिक मास होते हैं वो हमेशा एवरेज होते हैं क्योंकि उनके अंदर आइसोटोप्स भी होते हैं। अब जो एवरेज एटॉमिक मास होता है उसको आप ऐसे कर लीजिए, मान लीजिए कि किसी चीज़ के अंदर 3 आइसोटोप्स हैं। ठीक है, अब हम इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालना चाहते हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, x1 प्लस x2 प्लस x3। अब जैसे कि इसमें मान लिया 3 आइसोटोप है, जैसे कार्बन आप समझ लो। अब कार्बन का 6C12 होता है, 6C13 होता है, 6C14 होता है। ये आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर 666, सबके एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। कोई भी सब्सटेंस होता है, सारे एलिमेंट के, लगभग सारे एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स हैव आइसोटोप्स। तो इसमें क्या है कि जैसे 6C12 है, 6C13 है, 6C14 है, ये हमको 3 दिए गए हैं। तो इसमें हमको एक बात ख्याल रखना है, ध्यान रखनी है हमको, वो ये ध्यान रखना है हमको कि इसमें जो है जैसे M1 है, जैसे M1, तो M1 हो गया मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। अब मान लिया 6C12 है तो उसका मास हो गया M1। और उसी तरीके से X1 क्या हो गया, बोलो X1 हो गया उसका परसेंटेज एबंडेंस। जो हमारा सैंपल हम कार्बन का लेंगे उसमें एक अमाउंट इसकी होगी, एक इसकी होगी, किसकी होगी, तो वो उनके परसेंटेज एबंडेंस कितने कितने परसेंटेज में है, तो उनकी वैल्यू X1 हो गई। अब मान लिया M2 क्या हो गया, M2 हो गया मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप। और X2 क्या हो गया, बाई परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ सेकेंड आइसोटोप। अगर 2 होते तो हम 2 ही तक ले जाते, मतलब M1X1 प्लस M2X2 अपॉन X1 प्लस X2। अगर 3 होते तो हम 3 ले जाते, 4 होते तो 4 ले जाते। ठीक है, फिर ये एक टर्म तुम्हारा AMU आया, एक टर्म तुम्हारा U आया। अब इस पर मैं भी आता हूँ। तो मॉलिकुलर मास जो होता है वो मास, मॉलिक्यूल का मास।
यानी कि सभी जितने भी एटम्स हैं उनका सबके मास का टोटल कर दो तो वो मॉलिक्यूलर मास हो गया। जैसे मान लीजिए आपको H2SO4 दिया है और आपसे कहा गया कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो सबके एटॉमिक मास का टोटल कर देंगे। जैसे 1 है, 2 × 1, सल्फर हो गया 32, ऑक्सीजन 16 होता है, टोटल किया 98 आ गया, ये इसका मोलर मास हो गया। ठीक है ना। फॉर्मूला मास टर्म यूज किया जाता है फॉर आयनिक कंपाउंड्स। एक्चुअली दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू मॉलिक्यूलर मास। देखिए, या तो आप उल जलूल टर्म में परेशान रही हैं या बिना लाग लपेट के जो बता रहा हूँ उसको समझ लीजिए। फॉर्मूला मास इज टर्म विच इज यूज्ड इन केस ऑफ ionic species. As ionic species are made up of ions, this is why the term formula mass is used. ये आयनिक कंपाउंड के लिए होता है। आयनिक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है मोलर मास है, क्योंकि मोलर मास अब टर्म यूज करते हैं आजकल हम, तो वो वही होता है जो उसका, तो मतलब फार्मूला मास टर्म किसके लिए यूज किया जाता है? आयनिक कंपाउंड के लिए। एंड इट इज वेरी मच सिमिलर टू मॉलिक्यूलर मास। जो मॉलिक्यूलर मास होता है, और आजकल हम ये सब कोई टर्म यूज नहीं करते हैं, पुराने जमाने की चीजें हो गई ये सब। आजकल टर्म यूज होता है मोलर मास। एटम का मास जिसको एटॉमिक मास बोलते हैं उसको भी मॉलिक्यूलर मास। देखिए, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, आयन मास या फॉर्मूला यूनिट मास, इन सबको आजकल हम क्या बोलते हैं? मोलर मास, एक मोल का मास। ये सब टर्म खत्म होके आजकल ये टर्म यूज किया गया है। अब देखिए, अगर हम AMU की बात करें, भाई एटॉमिक मास यूनिट AMU, एक AMU बराबर होता है 1/12 C12 का मास। कार्बन 12 के मास को रखिए आप और उस पर 12 डिवाइड कर दीजिए तो वो एक AMU हो गया। और इसी एक AMU को अब हम आज एक U बोलते हैं। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। ज़्यादा चक्कर में पड़ोगे तो चक्कर में पड़े ही रहोगे, इससे और कोई बहुत बड़ी भारी चीज़ नहीं होती इसके अंदर। यूनिफाइड मास है, ये एटॉमिक मास यूनिट है। अब देखो, एटॉमिक मास यूनिट को एक बार और मैं डेफिनेशन जरा लिख देता हूँ उसकी। एक AMU 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। कार्बन 12 के एटम के मास का 1/12 AMU होता है। मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि जो कार्बन 12 का जो मास होता है, अगर हम इसको निकालना है तो ये 12/Na हो जाएगा। 12 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/Na हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम आ जाएगा। तो एक AMU बराबर कितने ग्राम होता है, इसको आप याद कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इसको आप याद कर लीजिए आराम से। एक AMU के अंदर कितने ग्राम होते हैं वो आपके सामने। 1 AMU = 1.66 × 10⁻⁻24। इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। मैं चाहता हूँ एक बार फिर मैं आपको समझा दूँ। देखिए, हॉर्स मास, भाई मास ऑफ हॉर्स। एलिफेंट मास, मास ऑफ एलिफेंट। एटॉमिक मास, मास ऑफ एटम। मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ मॉलिक्यूल। आयन मास, मास ऑफ आयन। प्रोटॉन मास, मास ऑफ प्रोटॉन। उसमें कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है? एटॉमिक मास का मतलब मास ऑफ एटम। फिर चूंकि कोई भी एटम होता है तो उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा आइसोटोप होते हैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो उसके अंदर 1H1 होता है, उसके अंदर 1H2 होता है, उसके अंदर 1H3 होता है। तो चूंकि हम जब मास निकालेंगे और तीनों के मास अलग अलग होते हैं, जो आइसोटोप्स होते हैं उनके मास अलग अलग होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मास नंबर डिफरेंट होते हैं, तो मास अलग अलग होते हैं। इसीलिए उनका एवरेज हम लोग निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है M1x1 + M2x2 + M3x3
अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3। यहाँ पर m1 m2 m3 आर मासेस ऑफ आइसोटोप्स एंड x1 x2 x3 आर देयर रिलेटिव अबंडेंसेस रिस्पेक्टिवली। ये मैंने आपको लिख के समझा दिया पहली बात। दूसरा, एटॉमिक मास यूनिट जो होता है इसकी डेफिनेशन ये होती है कि इट इज़ 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। आप कार्बन 12 के एक एटम के मास को 12 AMU माना गया, एग्जैक्टली 12 AMU माना गया। व्हाट इज द मास ऑफ C12? एग्जैक्टली 12 AMU। इसको जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/Na हो जाएगा। एवोगैड्रो नंबर हमने वैल्यू रख दी, सॉल्व कर लिया, ये वैल्यू हमारी निकल आई। 1 AMU में इतने ग्राम होते हैं। इतनी बात आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आगे का जो हमारा टॉपिक है वो सीधे सीधे है मोल कॉन्सेप्ट पर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो मोल कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि पहले हमें मोल की डेफिनेशन समझनी है। मोल वैसे फंडामेंटल यूनिट है, SI यूनिट है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है। इसकी डेफिनेशन ये है कि 1 मोल इज़ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल्स और एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ 12C आइसोटोप्स। ये डेफिनेशन है, वैसी डेफिनेशन है जैसे 3 इडियट्स मूवी में मैंने बताया आपको मशीन की डेफिनेशन होती है। वैसे जो मोल का आपको ये मान के चलिए कि मोल की यूनिट से जो ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं, उसके 3 फार्मूले आप याद कर लीजिए। W अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4। तो ये 3 आप फार्मूले याद कर लीजिए। W वेट है ग्राम में, mm है मोलर मास, N है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल हमारा एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। और ये तुम्हारा जो है Na जो है वो होता है एवोगैड्रो नंबर और इसकी वैल्यू इतनी होती है 10⁻23। और जो STP होता है, STP इसका मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें जो टेम्परेचर की वैल्यू होती है वो 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज़ टेकन अप्रॉक्सीमेटली एज 273 केल्विन। और जो प्रेशर होता है वो 1 atm यानी कि 760 mmHg। बड़ा वीडियो बनता जा रहा है, जल्दबाजी मुझे कुछ नहीं करनी है, लेकिन आप ध्यान से समझते चलिए। अफसोस किस बात का है, इस चैप्टर में जो सबसे ज़रूरी टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट, और सबसे कम जो दिया गया है बुक में वो मोल कॉन्सेप्ट दिया गया है। मोल कॉन्सेप्ट के लिए इसीलिए मैंने अलग से भी वीडियो बना रखा है, आप लिंक में देखेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, उसको आप पढ़िए अच्छे से। लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको बताया ये मोल की डेफिनेशन हो गई, नंबर ऑफ मोल्स का ये हमारा फॉर्मूले हो गए, ठीक है, याद कर लीजिए। ये STP का मतलब हो गया, तो ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अगली जो चीज़ हमारी है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनमें न्यूमेरिकल ज़्यादा हैं। ये चैप्टर बेसिकली हमारा न्यूमेरिकल पे बेस्ड है। तो जैसे कि आप जैसे फार्मूला टर्म आप देखते हो, फार्मूला, फार्मूले में जैसे आपका एक होता है एम्पिरिकल फार्मूला, एक आपका होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, और एक आपका होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे मान लीजिए मैंने एक कंपाउंड को चुना, एसिटिक एसिड। अब आप जैसे समझिए कि ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ये हो गया, ये देखिए इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो होगा H4C2O2, H4C2O2।
या फिर C2H4O2, ऐसे ज़्यादातर लिखा जाता है C2H4O2। और जो इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखा जाएगा वो ये होगा CH2O। मैंने 3 आपको फार्मूले बताए। जो CH2O होता है, देखिए CH2O में इसमें एम्पिरिकल फार्मूला हमको बताता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो नंबर का जो रेशियो है वो 1:2:1 है। इट ओनली टेल्स अस अबाउट रेशियो। एम्पिरिकल फार्मूला टेल्स अस अबाउट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन ए गिवन कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको बताता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन ए गिवन मॉलिक्यूल। C2H4O2 ये आपके सामने लिखा हुआ है। इसके अंदर आपको पता है कि कार्बन 2 है, आप देख सकते हो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, 4, 3 + 1 4, ऑक्सीजन 2 है, 1 और 2। और स्ट्रक्चरल फार्मूला हमको जुड़ने के पूरी यानी बॉन्डिंग को शो करता है। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, वो न्यूमेरिकल करने का ढंग जब मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, जिसमें मैं इस चैप्टर को न्यूमेरिकल के थ्रू लेके आगे बढ़ाऊंगा, तब मैं इसको आपको बताऊंगा। उसके बाद हमारा देखिए 3 फार्मूले आपके सामने हो गए। उसके बाद जो हमारी है वो टॉपिक है स्टाइकियोमेट्री। जबरदस्त टॉपिक, बहुत कठिन न्यूमेरिकल, स्टाइकियोमेट्री। ये स्टाइकियोमेट्री का मतलब होता है, जो स्टाइकियो टर्म है इसका मतलब होता है एलिमेंट और इसका मतलब होता है मेजर। ये दिस इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विथ problems based on balanced chemical equation। ये उस पे बेस्ड होता है। जैसे आप मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है C+O2 = CO2। अब हमसे बोला गया कि हम कितना कार्बन लेके चलें कि हमको 100 ग्राम CO2 ऑब्टेन हो जाए, या हम अगर 100 ग्राम कार्बन को पूरी तरह से बर्न करेंगे तो उससे कितनी CO2 प्रोड्यूस होगी। इस तरह के कैलकुलेशन जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे बेस्ड होते हैं वो स्टाइकियोमेट्री होती है। न्यूमेरिकल का टॉपिक है, इसके साथ में ढेरों न्यूमेरिकल्स हों तो काम चलेगा। इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है, लिंक आई में, आप जाके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और एक जो इसमें चीज़ आती है, एक टर्म जो आता है लिमिटिंग रिएजेंट, तो इसमें आप ऐसे लिख लीजिएगा इसको कि रिएक्टेंट्स विच आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड, जो पूरी तरह से कंज्यूम्ड हो जाए वो लिमिटिंग रिएजेंट होते हैं। और उसकी भी ज़रूरत तब पड़ती है जब हम न्यूमेरिकल्स उसको करेंगे। मैं चाहता हूँ कि पूरा चैप्टर आपका एक वीडियो में मैं ले आऊँ, और वही मैं कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए, और उसमें जो है लाल वाला जो घंटी है, जो बेल, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखिए जो अगली चीज़ इसके अंदर है वो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में कुछ नहीं है, कुछ आपके फॉर्मूले हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मोलैरिटी है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस तरह से आपको फॉर्मूले कुछ मिलेंगे। जैसे मोलैरिटी हो गया, होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन
केजी। ऐसे ही आपका टर्म मोल फ्रैक्शन होता है, ऐसे ही आपका टर्म परसेंटेज कुछ होते हैं। 3 परसेंटेज होते हैं, एक बाई वेट होता है, एक बाई वॉल्यूम होता है और एक वेट बाई वॉल्यूम होता है। इसमें एक आध जगह आपको कोई डेफिनेशन पूछी जा सकती है, बाकी न्यूमेरिकल होते हैं। जैसे आपको मोलैरिटी की डेफिनेशन पूछी गई तो आपने क्या किया कि वॉल्यूम को कर दिया 1, कि 1 लीटर सोल्यूशन में जितने मोल सॉल्यूट के होंगे उसे मोलैरिटी बोलते हैं सोल्यूशन की, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं। ये 4 टर्म आपके एनसीईआरटी में हैं और मज़ा तब आती है जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने कोशिश करी है कि पूरे चैप्टर को लाने की, वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया है, लेकिन आप इसको पढ़िए डट के। जब हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे तो उसमें हम इस चैप्टर को न्यूमेरिकल्स के थ्रू आगे बढ़ाएंगे। इसमें मैंने आपको पूरे चैप्टर की थ्योरी कवर करने की कोशिश की है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।